नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएस हिंदी में। और चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का पहला जो आर्टिकल हमारा है मिनी मून के बारे में है। अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो मिनी मून को हम जान लेते हैं क्या ये एक ऐसे छोटे एस्ट्रॉयड होते हैं जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने से बच जाते हैं। मतलब कि कुछ समय तक तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहते हैं और उसके बाद ये उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने में असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार का एक मिनी मून जो है अभी डिटेक्ट किया गया है, जिसका नाम है 2024 PT5। और ये पृथ्वी की ऑर्बिट में 2 महीने तक रहा था और सितंबर में ये बाहर निकल गया। तो इसको खोजा गया है एटलस के द्वारा, जिसका नाम है एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो मिनी मून से संबंधित क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगला जो आर्टिकल हमारा है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इंडिया को लगातार रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में शामिल किया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थापना जो है वो हुई है 1989 में और G7 कंट्रीज़ के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। करंट में इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 39 हैं, जिनमें यूरोपीय यूनियन और गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल भी शामिल है। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है और एक साल में 3 बार इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसको स्थापित किया गया था। 2001 में इसमें इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया और टेरर फंडिंग को भी रोकने के लिए इम्पोर्टेंट प्रोविज़न करने के लिए भी इसको अधिकार दिया गया। 2012 में एक और इसके अधिकार क्षेत्र में राइट्स जोड़ा गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे जो बहुत बड़ी तबाही मचाने वाले जो वेपन होते हैं, जैसे परमाणु बम या न्यूक्लियर वेपन या बायोलॉजिकल वेपन, उनको जो फंडिंग करते हैं उसको रोकना भी इसका काम ऐड किया गया 2012 में। ये 2 सूची जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को रखा जाता है जहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए मतलब सेफ़ प्रोविज़न मतलब उस कंट्री में है। तो ये एक वार्निंग सिस्टम है ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले। जैसे किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट करने से पहले उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए वो सेफ जोन प्रोवाइड कराते हैं। वो मतलब उस देश में सेफ जोन रहता है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, ब्लैक लिस्ट में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट जिस देश में किया जाता है उस देश को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। करंट में ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जो हैं ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं। कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान सरकार के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न करके ये आतंकी फंडिंग और इसको रोकने के लिए कुछ प्रोविज़न किए गए थे इस वजह से। और 2 कैटेगरीज़ में कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है, जैसे इनहेंस फॉलोअप और रेगुलर फॉलोअप। इंडिया जो है इनहेंस फॉलोअप में है। इनहेंस फॉलोअप में होने से क्या फ़ायदा, वो सॉरी, इंडिया जो है रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में है। रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में होने से क्या फ़ायदा है कि इंडिया को अपनी रिपोर्ट जो है वो 3 वर्ष में एक बार सबमिट करनी पड़ती है। और जो इनहेंस फॉलोअप कैटेगरी में जो कंट्री आते हैं उनको हर साल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। इनहेंस रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में इटली, फ्रांस, यूके और रसिया भी है। अभी हाल में रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है यूक्रेन युद्ध की वजह से। अगला जो हमारा आर्टिकल है, यूपी के गोरखपुर में एक तैरता रेस्टोरेंट का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। गोरखपुर में एक झील है रामगढ़ ताल झील, इसमें एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। यूपी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या 30 है और 40 आईटी पार्क हैं। आईटी उपवन यूपी में स्थापित किए गए हैं गाज़ियाबाद और लखनऊ में। अगला जो आर्टिकल हमारा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के बारे में है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को रिसेंटली नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और इसके बाद का जो हमारा अगला आर्टिकल है वो यूएस की सेंट्रल बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट में कमी की गई है। तो यूएस की सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट में कमी की गई है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वहाँ के जो निवेशक हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट अधिक करेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए किसी को कम ब्याज पर लोन मिल रहा है यूएसए में, तो वो वहाँ से लोन लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से निवेशक जो हैं भारत की ओर
इंटरेक्ट होंगे या कह सकते हैं कि आकर्षित होंगे। रुपए की तुलना में डॉलर जो है कमज़ोर होगा या रुपए डॉलर की तुलना में मजबूत होगा, तो इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंपोर्ट तो हमारा जो है वो अनुकूल रहेगा, क्योंकि और एक्सपोर्ट जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कैसे जान लेते हैं। देखिए, $1 में अगर मान लीजिए करंट में वैल्यू उसकी 90 रुपये है, और जब रुपये अगर मजबूत होता है तो $1 की वैल्यू मान लीजिए 80 रुपये रह गई। तो इसमें क्या होगा, जो आयातक होंगे उनको $1 का सामान खरीदने के लिए केवल 80 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि पहले 90 रुपये करना पड़ता था। तो आयातक को फ़ायदा होगा, यानी जो इम्पोर्टर हैं उनको फ़ायदा होगा, और जो एक्सपोर्ट करेंगे उनको नुकसान होगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है पिग्मी हिप्पोथैम्पस के बारे में है। ये पश्चिमी अफ्रीका की एक मूल प्रजाति है, जो कि अभी पोचिंग और हैबिटेट लॉस के कारण काफ़ी चिंताजनक स्थिति में है। इसका आयुष्मान स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है, और ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब ये रात्रि में, मतलब रात्रिचर बोला जाता है इनको। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में इसको शामिल किया गया है। ये लाइबेरिया, सियरा लियोन और आइवरी कोस्ट, जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं, इनमें पाया जाता है। अगला जो हमारा आर्टिकल है, हाल ही में कैबिनेट की किस कमेटी की अनुशंसा पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी गई है। कल की डिस्कशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन आज काफ़ी डिटेल में इसके बारे में आर्टिकल आया है, तो उसको हम देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद कमेटी, जिसका गठन लास्ट ईयर 2 सितंबर 2023 को किया गया था, और जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इन जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है 2 फेज़ में कराया जा सकता है। जैसे लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ, और नगर निकाय और पंचायती राज जो निकाय हैं उनका इलेक्शन एक साथ कराया जा सकता है। दोनों चुनावों के बीच में जो अधिकतम समय है वो 100 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है। इस वन नेशन वन इलेक्शन को कराने के लिए संविधान में 2 प्रकार के संशोधन करने पड़ेंगे। पहला तो कि नगर पालिका का चुनाव जो है और पंचायती राज का चुनाव जो है स्टेट लिस्ट का मैटर है, इसको सेंट्रल लिस्ट में लाना पड़ेगा। और संसद की जो अवधि है वो आर्टिकल 83 इसमें संशोधन करना पड़ेगा। लोकसभा का विघटन आर्टिकल 85 इसमें संशोधन करना रहेगा। राज्यसभा और राज्य विधानसभा में 172 आर्टिकल इसको संशोधित किया जाएगा, और विधानसभा का विघटन 179 आर्टिकल इसको भी संशोधित किया जाएगा। उसके बाद ही इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जा सकता है। इससे पहले एक कमेटी गठित की गई थी, काफ़ी चर्चा में थी, डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी, जो कि परीक्षाओं में पारदर्शी कैसे कराई जा सकें उसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, कि ऐसे सुझाव दिया जाए कि परीक्षाओं को किस तरह से पारदर्शी कराया जा सके। इसके बाद अगला आर्टिकल हमारा ISO UNDP PAS 53,002 के बारे में। ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है जिसको हाल ही में UNDP के द्वारा जारी किया गया है, और ये सतत विकास लक्ष्य यानी SDG पर जारी पहला अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जान लेते हैं हम कि इसका मुख्यालय कहाँ है। UNDP का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क USA में है, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ISO, जिसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। SDG के संदर्भ में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं, तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य, जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, ये इनसे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे आपको देख लेना है। जैसे पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और SDG 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, SDG 14 है लाइफ बिलो वाटर, और SDG 15 है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि भूमि पर जीवन। कुछ इम्पॉर्टेंट SDG यहाँ, जैसे SDG 16, 17 और SDG 4, 5, 6, ये आप लोगों को अपने आप मतलब लिखना है, ठीक है, देख के, जिससे कि आप गूगल करेंगे तो थोड़ा आपको जानकारी होगी। अगला जो आर्टिकल है हमारा, ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट में भारत का जो स्थान है वो 6 है, और पहले स्थान पर इसमें USA रहा है, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम। इंडिया की जो रैंक है वो 6 है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, उसके बाद में तमिलनाडु, और फिर उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वो 13%, 13.3% है, ठीक है। यूपी का स्थान जो है वो तीसरा है। पर कैपिटा इनकम में दिल्ली पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, ठीक है।
और लास्ट से अगर बात की जाए तो बिहार पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। एक ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किस कंपनी से है? ब्लाइंड साइट डिवाइस जो है न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि इलॉन मस्क की एक कंपनी है। ब्लाइंड साइट डिवाइस में क्या होगा, जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं और देख नहीं सकते, उनके लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगी, वह भी इस डिवाइस की मदद से देख सकते हैं। 2024 का जो 6 यूनिकॉर्न बना है वो उसका नाम है मनीव्यू, जो कि एक फिनटेक कंपनी है और बेंगलुरु बेस्ड है, मतलब बेंगलुरु आधारित एक कंपनी है फिनटेक मनीव्यू। इसको 2024 का छठा यूनिकॉर्न घोषित किया गया है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है जिसका कॉर्पस $1 बिलियन हो जाता है, $1 अरब। उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न की श्रेणी में लाया जाता है। इससे पहले कुट्रिम, परफ्यूज, रैपिडो और रूथर जो है 2024 के कुछ प्रमुख यूनिकॉर्न घोषित किए जा चुके हैं। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन है? मोहना सिंह। अभी हाल ही में जोधपुर में तरंग शक्ति एक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो कि मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है। और इस जो स्क्वाड्रन है इसका नाम दिया गया है फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन। विजयवाड़ा स्टेशन को हाल ही में NSG 1 का दर्जा प्राप्त दिया गया है। विजयवाड़ा स्टेशन जो कि 500 करोड़ प्लस राजस्व वाली पहली ऐसी स्टेशन है जिसका वार्षिक राजस्व जो है 500 करोड़ प्लस है। ठीक है, विजयवाड़ा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई जिसको सामाजिक न्याय का प्रतीक माना गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा आर्टिकल सफाई मित्र सम्मेलन से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और इसका आयोजन जो है वो उज्जैन में किया जा रहा है। उज्जैन में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पहले ये थी कि प्रथम वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई, तो उज्जैन में की गई थी। MPPCS के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि प्रथम वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई, तो उज्जैन में। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। अभी हाल ही में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है और झुंझुनू से इसको लॉन्च किया गया है। इसकी थीम थी स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। तो आज की डिस्कशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जाने। चलिए डिस्कशन समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।